हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो कि रुटेरिया पब्लिकेशन का होगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे यह पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के प्रश्न को पूछे गए हैं। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगन में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं और जो कालीबंगन है वो राजस्थान में स्थित है। और आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी तथा इसके वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो ये किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में तथा सवाकामी की अध्यक्षता में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो यह पाटलिपुत्रा में किया गया था तथा अशोक के शासनकाल में किया गया था और मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया था। बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति की, तो ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था वैशेषिक ने। किसने किया था? वैशेषिक ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया था। वहीं अगर न्याय की बात करें तो न्याय दर्शन का संबंध जो है गौतम से है और सांख्य दर्शन का संबंध जो है वो कपिल मुनि से है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये अपनाया था बलबन ने। किसने अपनाया था? बलबन ने। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। और मैं बता दूं कि बलबन जो है ये सिद्धार्थ पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल जो था ये मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजौर थी और चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। प्रश्न संख्या 7 का रहा है, परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पिट्रा ड्यूरा या परचिनकारी जो है यह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से है। पिट्रा ड्यूरा से तात्पर्य दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पिट्रा ड्यूरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। यह एक प्रकार का सजावटी कला है
इस कला का प्रयोग मुगल काल से प्रारंभ हुआ था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीकों से विकसित किया जाता था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नाना साहेब थे जो कि कानपुर से थे, बेगम हजरत महल थी जो कि लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से थे। लेकिन यहाँ पे डी जो है ये गलत दिया हुआ है, बेगम जीनत महल ये दिल्ली से नहीं थे क्योंकि दिल्ली से बहादुर शाह थे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा गया था 1935 का अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया था लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा था, जिसके कारण बहुत सारा भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना किया गया था। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया था, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी और यह यात्रा जो है ये नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी हैं, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गज़ल को लिखा था। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में इसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे वे थे भूला भाई देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था, जिसमें इनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में
भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था। आपको बता दूं कि मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्टगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी माँ भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सी आर दास। सी आर दास ये ऑप्शन नंबर बी सी आर दास जो देश बंधु है, ये सही है, क्योंकि चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता था। और ऑप्शन नंबर एक की बात करें तो विनोबा भावे ये द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं थे, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, द्वितीय जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का, तो ये विलियम वेडन वर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति ये नहीं थे, क्योंकि 1907 में हुए सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था। और बात करें ऑप्शन नंबर डी का, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ये पेरिस में इंडिया हाउस के स्थापना नहीं बल्कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। तो इस तरीक़ा से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा किया गया था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली ये लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी और इसे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और इसके तहत हुआ ये था कि अंग्रेज अपने पास अधिकार रख लिए थे तथा कर्तव्य जो है वो भारतीयों पर थोप दिए थे। और वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे और ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। और आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है और इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। किसने? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में सी आर दास यानी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का आलोचना करना था। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? तो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की जो रचना है
वो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक नील दर्पण नील विद्रोह यानी कि 1859 में जो हुआ था उस पर आधारित है। इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो मधुसूदन दत्त ने किया था। हालांकि नील विद्रोह की घटना जो है वो बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जिसके जो प्रमुख जो नेता थे वो दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विष्णु विश्वास थे। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध है अंग्रेजों द्वारा ये फ्रांसीसी से लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ राइट होगा। आपको बता दूं कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था और यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी नेता का जो नेतृत्व है ये आयरकूट के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध के पश्चात ये तय हो गया था कि भारत पर जो है अब अंग्रेजों का स्वामित्व हो गया है, ठीक है। और वांडीवास जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 का रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो ये किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था और इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई थी। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है 1831 ईस्वी में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह जो है वो सी भूमि के क्षेत्रों में हुआ था और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो बुद्ध भगत के साथ मुरारी महतो भी थे। और यह विद्रोह जो था वो 1831-32 में हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। सॉरी, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये सिंहभूम होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जो था ये श्यामल कॉलेज जो कि भावनगर में है, इसमें गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो राजकोट में हुआ था और मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद जो है इन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की थी और उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई किया था। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे। ये 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में वे मुख्यमंत्री बने थे और स्वतंत्रता पश्चात 1940 से 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे और श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था और इसका जो अध्यक्षता जो है वारेन माधोलकर के द्वारा किया गया था। और इसके बाद जो है वर्ष 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी और इन्होंने 1974 में इंदिरा सरकार के द्वारा उसके खिलाफ जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आज़ाद दास्ता का भी गठन किया था और इनको 1998 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकनायक। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है वर्ष 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके किया गया था
और वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। और 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। इस तरीके से 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो ये रखा जाता था 3/20 भाग। कितना? 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के चंपारण जिले के किसान तिनकटिया पद्धति से शोषित थे। इस पद्धति के अनुसार किसानों की अपनी भूमि को 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य ही था। और गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह के बाद इस जो ये पद्धति है इसको समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो बिहार के प्रसिद्ध नेता रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। इस तरीक़े से इस प्रश्न का उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। वर्ष 1969 में वे पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव इस पार्टी से जीते थे। और रामविलास पासवान ने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना भी किया था। और रामविलास पासवान की जो मृत्यु है वो 8 अक्टूबर 2020 को हो गया था। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो पहली बार 1996 में 11वीं लोकसभा हेतु चुनाव ये मतलब उसमें इनको चुना गया था पहली बार। और रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है वो मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनका निधन जो है वो 13 सितंबर 2020 को हो गया था। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी तथा राजकुमार शुक्ल की जो प्रथम मुलाकात है वो वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। और गांधी जी ने पहला जो भारत में सत्याग्रह किया था वो चंपारण से सत्याग्रह ही किया था। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन महाजनपद की जो ये राजधानी थी यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ई इसलिए होगा क्योंकि प्राचीन महाजनपद में मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी थी। लेकिन उदयन जो था उसने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्रा कर दिया था। और ये जो था ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक होने के कारण ऑप्शन नंबर ई यहाँ राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है स्वामी शाहजानंद में से किससे संबंधित हैं। तो स्वामी शाहजानंद जो थे ये बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद जो थे ये बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। और इन्होंने 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था तथा 1936 में यानी 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ राइट हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था।
और चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से एक्टिव हुए थे। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के जमींदार भी थे। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है संथाल बांका ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर सी उरांव सुपौल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी खरवार भागलपुर ये भी सही है। लेकिन मुंडा जमुई जो है ये गलत आंसर है, क्योंकि मुंडा जनजाति का जो विस्तार है वो उत्तर बिहार के जिला में है। और जो बिहार के कटिहार जिला है उसमें इस जनजाति का जो आबादी है वो 4.5% के आसपास है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडा जमुई। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वह है 7.76%, जो कि इन सभी ऑप्शन में से किसी में नहीं दिया हुआ है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनों का जो आवरण है वो 7,305 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.76% है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में है, जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना जो है वो 1978 यानी 1978 में किया गया था। और यह जो है ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। और ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी के सभी नदी जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है प्रवाहित होती है। और ये सभी नदियाँ जो है वो हिमालयन नदियाँ हैं और यह नेपाल में हिमालय से निकलकर जो है बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो ये पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो है वो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्रों में ही पाई जाती है और यह धान की खेती के लिए जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये है कोसी मगध के प्रशासनिक क्षेत्रों में से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है और वो जिला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय एवं भागलपुर। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और यहाँ से मुख्यतः जो है वो चीनी, सोडा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में
एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य जो है ये इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत जो है प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से बाल कल्याण जो है ये सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि इसमें जो योजना था वो पहला योजना जो था वो था आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा योजना जो था वो था हर घर बिजली लगातार, चौथी योजना जो था वो था घर घर नल का जल, पांचवी जो योजना था वो था हर घर पक्की गली और नलियाँ, और छठी योजना जो थी वो थी शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और जो सातवीं जो योजना थी वो थी अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है और वर्ष 2018-19 में ये था। तो वर्ष 2018-19 में जो था ये राष्ट्रीय औसत का 33% कम था। ठीक है, कितना था? 33% कम था। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 2018-19 में राष्ट्रीय औसत से 33% कम था। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है बिहार के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो ये किया था 25 सितंबर 2020 को। कब किया था? 25 सितंबर 2020 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जो आम चुनाव के लिए जो प्रेस नोट जो जारी किया गया था वो जारी किया गया था 25 सितंबर 2020 को, और 243 सीटों पर यह जो चुनाव था वो 3 चरणों में संपन्न किया गया था। इस चुनाव में जो प्रमुख पार्टियां को जो सीटें मिली थी उसमें बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, आरजेडी को 75 मिला था और जेडीयू को 43 सीट मिली थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 है प्रश्न संख्या 49 कह रहा है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरू की है। यह प्रणाली जो है ये राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। और एक ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट होगा। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, और एक जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा, जो कि स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। इस तरीक़ा से कुल मिला के हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ई यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे एक से अधिक आंसर है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। और आपको बता दें कि बिहार को अब तक 5 बार भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है।
तो ये नहीं है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य यह है कि स्वायत्तता तथा भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाना तथा स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया था। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये नहीं था प्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में ब्रिटिश सत्ता प्रभाव 1757 से 1947 तक रहा था और इसी बीच पारित रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट को 1955 में पारित किया गया था, जिसका भारतीय संविधान के विकास में कोई योगदान नहीं है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 324। कौन सा? अनुच्छेद 324 से संबंधित है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन किया गया है और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारतीय संविधान में विधि का नियम को अपनाया गया है और विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से तात्पर्य यह है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 243 जी के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 243 जी के तहत जो है 29 कार्यों की सूची दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अनुच्छेद डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है और संविधान के जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज हेतु 29 कार्यों का वर्णन जो है वो किया गया है और जिसका कि जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है अनुच्छेद 243 जी है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो ये हुआ था 64वां संविधान संशोधन बिल से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन को पहली बार जो है संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत जो है वर्ष 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1991 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में यह प्रभावी हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये करती है पूर्वी पीर पंजाल को, पूर्वी पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आपको बता दूं कि अटल टनल जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, यह मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इसकी जो लंबाई है वो 9.202 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 58 कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये है मिजोरम राज्य की। किसकी? मिजोरम राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जो कुल जनसंख्या है उसमें आदिवासी की जो आबादी का जो प्रतिशत है वो 94.44% है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मिजोरम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है वो है पुलनेज। पुलनेज जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन इसमें से जो चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुदनगिरी है, ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं ये कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है जो कि कर्नाटक में स्थित है, सिवाय पुलनेज के, क्योंकि पुलनेज जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है वो लेह है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नए भौगोलिक मानचित्र के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान एवं चीन के कब्जे में है, और जबकि सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, जो कि पुदुचेरी में है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो भारत में सबसे अधिक जो है वो महाराष्ट्र राज्य में जो है वो सर्वाधिक जो है वन्य जीव अभयारण्य है। लगभग 50 वन्य जीव अभयारण्य है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र को जो है गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से जो जोड़ा सही है वो है लाइमस्टोन कैमूर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। कौन सा है? होन्शु द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होन्शु द्वीप जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और होन्शु द्वीप जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, और इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप है इसके बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होन्शु द्वीप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो ये डेनमार्क का जो है ये भाग है। डेनमार्क जो कि यूरोप का एक देश है, डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है जिसे कि लोगों की भूमि भी कहा जाता है, तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बात करें तो ये यूरोप के जो डेनमार्क देश है इसके अधिपत्य में आता है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डेनमार्क हो जाएगा। और जो ये आपका ग्रीनलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन यानी कि टन में हुआ है? तो ये हुआ है चाइना में। चाइना में जो है वर्ष 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है टन में।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो सर्वाधिक सोने की खपत करने वाला देश है। और आपको बता दें कि सोना उत्पादन करने वाला जो प्रमुख देश है उसमें से पहला जो देश है वो चाइना है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा रसिया है और चौथा अमेरिका है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये है अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में लगभग 54 स्वतंत्र देश हैं। कितना? 54 जो है वो देश हैं अफ्रीका महादेश में। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफ्रीका को जो है अंध महादेश भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं। और वहीं अगर एशिया का बात करें तो 48 है। और यूरोप की बात करें तो वहाँ 44 देश है। और अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका का बात कर ले तो वहाँ पे 23 देश हैं। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ये है कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है सौर ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका का है। और अगर अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटका में जो है वो तो शीर्ष पर है ही। लेकिन अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना जो है वो 5000 मेगावाट जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। वहीं अगर राजस्थान का बात करें तो वो 4400 मेगावाट का उत्पादन करता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो 3470 मेगावाट का उत्पादन करता है। और कर्नाटका की बात करें तो ये 7100 मेगावाट का उत्पादन करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से आपको बता दें कि ऑयल रिफाइनरी बरौनी ये सही है, सीमेंट बंजारी ये भी सही है, फर्टिलाइज़र भौराही ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है रेड लीबा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर ये आपका सम्मिलित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेड लीबा और अभियांत्रिकी भागलपुर। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो भारत में खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वो है खाद्यान्नों का निर्यात। कौन सा है? खाद्यान्नों का निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में खाद्य प्रबंधन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से जो मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्यान्नों का समाज के कमज़ोर वर्गों तक वितरण। दूसरा अगर बात करें तो खाद्यान्नों की किसानों से उचित मूल्य पर खरीद। और तीसरा बात करें तो खाद्यान्नों के बफर स्टॉक में रख रखाव। और चौथा बात करें तो वो है खाद्य सुरक्षा आदि। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वो है खाद्यान्नों का निर्यात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि राजस्व घाटा जो है वो राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व प्राप्ति घटाओ कुल राजस्व व्यय। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्ति घटाओ कुल राजस्व व्यय। ये चीज़ इस फार्मूला को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है कि राजस्व घाटा बराबर क्या होता है।
तो वो कुल राजस्व प्राप्ति घटाओ कुल राजस्व व्यय होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की ओर। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो वर्ष 2019-20 में जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी करने वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अमेरिका और भारत के बीच जो है लगभग 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 72 की ओर। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना से जो है वो भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये संबंधित है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसमें सड़क और राष्ट्रीय गलियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने एवं निर्माण करने की परियोजना को शामिल किया गया है। और इस परियोजना को जो है वो 2015 में प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो ये करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन जो पूर्व में ये आंकड़े जो थे वो CSO द्वारा जारी किए जाते थे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर। और प्रश्न संख्या 74 कह रहा है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो ये होगा 4.70 किलो ओम के बराबर। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.70 किलो ओम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है फैराडे स्थिरांक है क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे जो है वो कैसा स्थिरांक है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 का जो ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूरी। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की एक इकाई है। और दूरी की जो अन्य इकाई जो है वो मीटर और किलोमीटर है। और आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और वहीं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर 10⁻12 आएगा तो किलोमीटर में होगा, और 10⁻15 होगा तो मीटर में आएगा। इस तरीके से इस एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और वहीं अगर बात करें एक पारसेक का, तो एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है एक पारसेक बराबर। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो वो नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलती है? तो वो आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके साथ तरंग दैर्ध्य तथा प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 79 की ओर। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 10⁸ है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अर्थात ये जो है तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये भी लिख सकते हैं, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो वो कौन था? पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें कि जुलाई 1969 ईस्वी में अपोलो 11 के माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, और ये जो है चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे, और ये जो है अमेरिका के द्वारा भेजी गई यान थी अपोलो 11। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता इस ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो शहद होगा। सबसे ज़्यादा श्यानता जो है वो शहद में होती है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्यानता जो है ये केवल द्रवों तथा गैसों का गुण होता है, और ठोस में श्यानता नहीं होती है। और श्यानता जो है ये आदर्श तरल की आपको बता दें कि जो तरल होता है, आदर्श तरल की जो श्यानता होता है वो शून्य होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। कह रहा है प्रश्न संख्या 82 कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कह रहा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है वो पारा है, लेकिन अगर वहीं विद्युत का अगर बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो पारा है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। कह रहा है प्रश्न संख्या 83 कह रहा है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 148 होती है। कितना? 148। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है 148 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पी जो लिखा है इसमें ऊपर में 242 और नीचे 94 लिखा है, तो 242 में से 242 में से अगर आप 94 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 148 आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 148 होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर।
प्रश्न संख्या 84 जो है वो ये कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है वो दूधिया हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बता दें कि चूने का जो पानी है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील यानी कि इनसॉल्युबल ठोस बनता है, जिस कारण चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से जो उत्पन्न होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बता दें कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरा जलना ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में होता है। जब ऑक्सीजन अपर्याप्त होता है उस कंडीशन में पेट्रोल तथा डीजल जो है अधूरा जलता है, और इसी प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और जल का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता है। तो इसमें जो H+ आयन की सांद्रता जो होगा वो 1000 गुना कम हो जाएगा। इस तरीका के प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रखिए। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव दिया हो तो उसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है रेत तथा नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 सिग्मा तथा 3 जो है वो पाई बंध की संख्या होती है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध होते हैं बेंजीन में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो वो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ ही प्याज, आलू और अदरक ये सभी के सभी क्या है? तना है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो सबसे मीठी चीनी इसमें से है फ्रुक्टोज जो है वो सभी दी गई शक्करों में सबसे मीठी चीनी है। फ्रुक्टोज जो है वो फलों में पाया जाने वाला एक शर्करा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो उसमें से सच्चा फल जो नहीं है सेब।
सेब जो है ये सच्चा फल नहीं है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सेब हो जाएगा। सेब जो है वो फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से ये जो है सच्चा फल नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 की ओर। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की ओर। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है और लौंग एक प्रकार का मसाला होता है और इसका जो उपयोग जो है वो औषधि के रूप में भी किया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की ओर। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण जो है वो इंफ्रारेड है। क्या है? इंफ्रारेड। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द का उपचार में इंफ्रारेड विकिरण को प्रभावी माना जाता है और इंफ्रारेड विकिरण का जो प्रयोग है वो सभी रडारों में मौसम पूर्वानुमान, लघु दूरी का बेतार संचार आदि में भी किया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है वो विटामिन सी का घटिया स्रोत है और दूध में विटामिन सी एवं आयरन ये दोनों नहीं पाया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की ओर। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को जो है वो जाइमेज के द्वारा जो है एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो जाइमेज हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो है वो बदल दिया जाता है। जाइमेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो ग्लूकोज के किण्वन को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में उत्प्रेरित करता है और यह जो है यह प्राकृतिक रूप में ईस्ट में होता है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जाइमेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है तो वो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त थक्का बनाने में प्रभावी होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाने वाला एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं को के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। इसको भी आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की ओर। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए जो है वो आर्विड कार्लसन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो आर्विड कार्लसन जो है वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनको वर्ष 2000 में पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्विड कार्लसन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 की ओर। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयोडीन एक पोषक तत्व है जिसकी कमी से जो दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं, जैसे घेंघा रोग हो जाता है, दिव्यांगता हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, बौनापन आदि। ये सभी के सभी जो है आयोडीन की कमी के कारण हो जाती है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आयोडीन हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर।
प्रश्न संख्या 103 का रहा है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो करवाहट के लिए मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो पीछे का भाग होता है। कौन सा? पीछे का जो भाग होता है उसमें करवाहट करवाहट टाइप सा मतलब टेस्ट होता है। तो इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पीछे का भाग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है प्रश्न संख्या 104 कह रहा है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र दिया गया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिट इंडिया जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत जो है 29 अगस्त 2019 को हुआ था और फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिट रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 105 की ओर। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 रुपये का सिक्का जो है वो राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 106 की ओर। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है अरुणाचल प्रदेश का फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को शहर उत्पादन पर एक लघु वृत्तचित्र ची लूपो के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अप्रैल 2021 में वर्ष 2019 का 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो अभिनेता श्री रजनीकांत को देने की घोषणा की गई। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अप्रैल 2021 में वर्ष 2019 का 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को दिया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 की ओर। तो प्रश्न संख्या 107 कह रहा है प्रश्न संख्या 107 कह रहा है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक द्वारा किसानों की मदद के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसान जो है वो अपने मोबाइल पर ही कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 108 की ओर। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो ये किया था दिल्ली के जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पे जो है विदेशों से लौटकर आने वाले यात्रियों का कोविड-19 परीक्षण प्रारंभ किया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 109 की ओर। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर जो है वो औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है वो अम्बाला के एयरबेस पर जो है वो 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में औपचारिक रूप से जो है 5 राफेल लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है। और भारत ने इसे फ्रांस से खरीदा है, जिसे फ्रांस की जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इस राफेल फाइटर विमान को बनाया गया है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बाला वायुसेना स्टेशन पर जो है औपचारिक रूप से जो है वो सम्मिलित किया गया था भारतीय वायुसेना में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 की ओर। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किसे
सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है वो नीतू डेविड को, किनको, नीतू डेविड को जो है वो सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीसीसीआई द्वारा नीतू डेविड को जो है उनके लंबे अनुभव के कारण जो है भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो नीतू डेविड है ये लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज रह चुकी है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 111 की ओर। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो है वो नाओमी ओसाका ने जीती है। किसने? नाओमी ओसाका ने। अगर पुरुष एकल की बात करें तो उसमें डोमिनिक थिएम ने ये यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 को जीता है। और आपको बता दें कि नाओमी ओसाका जो है वो जापान की रहने वाली है और डोमिनिक थिएम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करते हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से डोमिनिक थिएम। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो प्रथम स्थान पर रहने वाला जो एथलीट था वो सुराग किटाटा है। सुराग किटाटा जो है वो लंदन में आयोजित मैराथन में पुरुष वर्ग में ये मैराथन का खिताब जीत लिया। तो आपको बता दें कि जो ये सुराग किटाटा है ये इथियोपिया के रहने वाला है और इन्होंने ही लंदन मैराथन का खिताब जीत लिया है। वहीं अगर महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में केनिया की जो धावक है ब्रिगिड कोसुगेई, इन्होंने ही लंदन मैराथन का खिताब जीत लिया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सुराग किटाटा होगा। क्या होगा? सुराग किटाटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 113 की ओर। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्या है? सुरेश रैना ने। किसने? सुरेश रैना जो है वो 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेश रैना। तो ये सुरेश रैना जो है वो ऑलराउंडर है और इन्होंने ही MS धोनी के साथ 15 अगस्त 2020 को जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये जो MS धोनी है वो 2 बार विश्व कप जीतने वाले पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 114 की। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष जो है वो परेश रावल को किया गया है। परेश रावल को जो है इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल को जो है NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सितंबर 2020 में। और NSD का जो स्थापना हुआ था वो 1959 में किया गया था, 1959 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की ओर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख यानी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हिंदी में हम लोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, का प्रमुख जो है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और DRDO की जो स्थापना हुआ था वो 1958 में 1958 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की ओर। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है चिकित्सा विज्ञान के लिए। किसके लिए? चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें जैव विज्ञान की तो जैव विज्ञान में जो है डॉक्टर शुभादीप चटर्जी एवं वत्सला सिरुमलाई को, किनको? डॉक्टर शुभादीप चटर्जी एवं वत्सला सिरुमलाई को जैव विज्ञान के लिए चुना गया है। और अगर बात करें रसायन विज्ञान की तो रसायन विज्ञान में डॉक्टर ज्योतिर्मयी दास एवं डॉक्टर सुवी जैकब
जॉर्ज को जो है चुना गया है रसायन विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 117 की ओर। तो प्रश्न संख्या 117 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए जो है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। किसको? विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में, यानी भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में जो है वो नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहा जाता है, इसको वर्ष 2020 के लिए जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना है वर्ष 1961 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। कहाँ है? रोम, इटली में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 118 की ओर। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। किनको? आयुष्मान खुराना को जो है टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। और अगर वहीं राजनेता की बात करें तो टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया है। वे भारत के एकमात्र राजनेता हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 119 की ओर। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये किया गया है 8 समुद्री तटों को। तो अक्टूबर 2020 में जो है भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और यह सर्टिफिकेट उन तटों को दिया जाता है जो काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छ होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 120 की ओर। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो ये किया गया है बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। और यह योजना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसके तहत जो है वो 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 121 की ओर। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो ये क्वाड की बात कर रहा है। क्वाड में आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है, लेकिन चाइना जो है वो सम्मिलित नहीं है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो चाइना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो है इसे 2007 में स्थापित किया गया था तथा पुनः वार्ता के बाद जो है वर्ष 2017 में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की ओर। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको बता दें कि वर्ष 2020 में ब्रिक्स देशों की 5वीं संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता जो है वो तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। और ब्रिक्स जो है वो 5 देशों ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। यहाँ बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है।
और जिसका स्थापना जो है वो 2009 में किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है वो जी किशन रेड्डी है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 की ओर। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया। तो जून 2020 में 36वां जो आसियान शिखर सम्मेलन था वो वर्चुअली रूप से आपको वियतनाम में आपको आयोजित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है जकार्ता है। आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो अगर आपसे पूछता है आसियान का फुल फॉर्म तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें 10 देश आते हैं आसियान के अंतर्गत, और वो 10 देश हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इन 10 देशों का संगठन है आसियान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 124 की ओर। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। तो 2020 में जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में ये सिंगापुर जो है वो टॉप पे रहा था और भारत का स्थान जो है वो 116वां था। यानी कि वर्ष 2020 में जो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो जारी किया गया था इसमें सिंगापुर को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत को जो है कुल 174 देशों की सूची में जो है 116वां स्थान प्राप्त हुआ। और आपको बता दें कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो है वो सिंगापुर टॉप पे रहा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 125 की ओर। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो ये संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। किससे? डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है मागा ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो पुनर्निर्वाचन अभियान से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मांगा, अर्थात ऑपरेशन मांगा का जो फुल फॉर्म है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होता है। M से मेक, A से अमेरिका, G से ग्रेट और A से अगेन होता है। इसको शुरू किया गया था और आपको बता दें कि वर्तमान में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडन है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 126 की ओर। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका देश जो कि अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला पहला अरब देश है। और आपको बता दें कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो इसकी राजधानी अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई 31 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गई है और इसकी जो क्षमता होगी वो 5.6 गीगावाट की होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 की ओर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 की ओर। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया है भारत को। किसको बनाया गया है? भारत को जो है 35 वर्ष के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 128 की ओर। प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128 कह रहा है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है। तो सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का जो संबंध है ये रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किससे है? रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत सितंबर 2020 में किया गया। और आपको बता दें कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो वी.के. त्रिपाठी हैं। कौन है? वी.के. त्रिपाठी। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 129 की ओर। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यही दिसंबर 2018 तक के बात कह रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दिसंबर 2018 तक के अनुसार जो है विश्व में जो है वो सबसे अधिक भारतीय आबादी है। ठीक है। और अगर वहीं बात करें अगर हम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार तो 18 बिलियन से अधिक जो है वो भारतीय प्रवासी है, जिसमें जो सर्वाधिक जो प्रवासी है वो यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है आपका 3.5 मिलियन जो है वो भारतीय प्रवासी है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसमें आपको 2.7 मिलियन जो है वो भारतीय प्रवासी है। और तीसरा नंबर पर आता है सऊदी अरब, जिसमें कि 2.5 मिलियन भारतीय प्रवासी जो हैं। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पूछा था 2018 के अनुसार, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगर पूछा जाता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार तो टॉप पे होता है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 130 की ओर। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की जो बोली है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीत लिया है। आपको बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.9 करोड़ रुपए की लागत से संसद की नई इमारत बनाने का ठेका हासिल किया है। इसमें रख रखाव का काम भी शामिल है। और इसमें जो आपको बता दें कि L&T जो लिमिटेड कंपनी है वो इसकी बोली जो है 865 करोड़ रुपए की लगाई थी, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट जो है इसकी बोली कम लगाई थी। इस वजह से जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जो है वो चुन लिया गया। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 131 की ओर। प्रश्न संख्या 131 कह रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है वो रेखा शर्मा है। इस तरीक़े से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा जी को 7 अगस्त 2018 को जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और पुनः उनको अगस्त 2021 में 3 वर्ष के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 132 की ओर। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी किया जाता है, जो कि वर्ष 2020 में जारी किया गया था, जिसमें जो है प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को तथा भारत को जो है वो 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 132 की ओर। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए जो है
वो साख लक्ष्य जो रखा गया है वो 15 लाख करोड़ का रखा गया है। कितना का? 15 लाख करोड़ का है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 134 की ओर। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है वो किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 135 की ओर। प्रश्न संख्या 135 कह रहा है निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक जो है वो व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। और आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जिसका राष्ट्रीयकरण जो है वो वर्ष 1955 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है बम्बई में है। और वर्तमान में एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खाड़ा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 136 की ओर। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है भारत सरकार ने 2020-21 के आम बजट में एक नई योजना निर्भीक NIRVI के निर्भीक घोषित की है। तो अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो इस योजना से लाभान्वित होगा? तो जो निर्भीक जो है ये इससे जो लाभान्वित होगा वो है निर्यात क्षेत्र। निर्यात क्षेत्र जो है वो निर्भीक जो एक योजना है इससे लाभान्वित होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात क्षेत्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 137 की ओर। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश जो था वो मिस्र था। कौन था? मिस्र। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य शांति समझौता हुआ। ऐसा करने वाला यूएई खाड़ी क्षेत्र का पहला तथा तीसरा अरब देश है। ऐसा करने वाला यूएई जो है वो खाड़ी क्षेत्र का पहला तथा तीसरा अरब देश है। और इससे पहले जो है वो 1979 में मिस्र तथा 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 138 की ओर। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता जो कानून है ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून को संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। और इस कानून में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 139 की ओर। प्रश्न संख्या 139 है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो भारत का जो 13वां प्रधान बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। आपको बता दें कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है और इसे वधावन बंदरगाह के नाम से जाना जा रहा है। और बता दें आपको कि वर्तमान में महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह कार्यरत है। एक पहला जो है नहावा शोभा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दूसरा जो है मुंबई पोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 140 की ओर। प्रश्न संख्या 140 का रहा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जो है वो रुद्रम है। क्या है? रुद्रम है। रुद्रम जो है वो भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका निर्माण जो है वो DRDO के द्वारा किया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुद्रम। तो फ्रेंड्स आज के इस प्रीवियस ईयर पेपर में जीके के कुल 140 प्रश्न ही थे जिसे हम लोगों ने फुल एनर्जी के साथ कवर किया है। और बाकी के 10 प्रश्न जो है वो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे। और इस प्रीवियस ईयर पेपर का जो मुख्य उद्देश्य था वो जीके के प्रश्न को कवर करना है।
तो आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।